हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियसली जो है कल ही हमने क्या किया, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से कर दिया है ख़त्म। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक पूरी तरह से मैंने आपको करवा दिए हुए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आज पहली बार जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी की, और वहाँ पर आप स्टार्टिंग से कोई भी टॉपिक जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये एमसीक्यू सीरीज आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई टॉपिक कराता हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स अभी ख़त्म करवाए हैं, तो उसके साथ आपको एमसीक्यू ज़रूर करवाता हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं तो 20 ही अगर आपने एमसीक्यू साथ में ही कर ली हो, तो आपका उस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से होल्ड बन जाता है। तो ये एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो के एंड तक बने रहना, और लास्ट में आप अपना स्कोर भी मुझे बताना। चलिए, पहला क्वेश्चन। Which of the following is given the power to enforce fundamental rights by the constitution? ठीक है। इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए? इसका मतलब जब आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, तब कौन सी अथॉरिटी जो है फंडामेंटल राइट्स लगा सकती है? तो बताइए इनमें से क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया नहीं आएगा, ना ही पार्लियामेंट आएगा, ना ही प्रेसिडेंट आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वो आर्टिकल आता है, वो आता है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल नंबर 226 किसके लिए आता है? हाई कोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल राइट सर, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जस्टिसिएबल, या जस्टिसिएबल नहीं आएंगे? ऑप्शन नंबर बी नॉन जस्टिसिएबल, फ्लेक्सिबल, या रिजिड? बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल। और इसका मीनिंग क्या आता है? मीन्स वी कैन मूव टू कोर्ट्स। ठीक है, मीन्स वी कैन मूव टू कोर्ट्स फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, छीने जाते हैं, तब हमारे पास पावर होती है क्या करने की? कोर्ट्स में जाने की। और तभी उसको क्या कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं? जस्टिसिएबल है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है आर्टिकल नंबर 12 से 35, या आर्टिकल नंबर 12 से 30, या 15 टू 35, या 14 टू 32? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखना। आप कह रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये नहीं आएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है। अब क्यों? देखिए, जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है ना, ये हमारे क्या करते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं। कोई इसमें गलत बात नहीं है। और पार्ट 3 का आपको नाम पता है क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका नाम क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। पर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स की जो क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो इन्होंने आर्टिकल्स पूछे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से, अगर आपको पता होगा, 14 से ही शुरू होते हैं। ठीक है, 14 से ही शुरू होते हैं। 14 आपको पता है हमारा क्या आता है, या मैं अगर यहाँ पे लिखूँ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ, राइट टू इक्वालिटी हमारा जो है कहाँ से आता है? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपका आता है 19 से लेकर 22। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया आपका। और ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है आपका। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ये आपका आता है 29 एंड 30। और लास्ट में आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ये आपका है आर्टिकल नंबर 32। तो सही जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट है ना, वो आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होती है और आर्टिकल नंबर 32 पे जाके खत्म हो जाती है। तभी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आएगा।
तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज। अब बताइए क्यों इनका नाम फंडामेंटल राइट्स है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपके लिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसकी फंडामेंटल राइट्स की क्लास नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स की खुद गारंटी दे रहा है कि भाई मैं आपको हमेशा क्या करूंगा, फंडामेंटल राइट्स को बचाता रहूंगा। ठीक है, तो ये तभी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए फिफ्थ के ऊपर, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 जो है ये पूछ रही है कि आर्टिकल नंबर 13 की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज ऊपर आ जाती है। तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल नंबर 13 जो है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में याद रखना, इसकी डेफिनेशन आती है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड एंड विल बी कॉल्ड फॉर ए जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल नंबर 13 कह रहा है कोई भी अगर फ्यूचर में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ बनाता है और उस लॉ की वजह से क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट की वैल्यू नीचे जा रही है और वो लॉ जो है ऊपर फंडामेंटल राइट्स के आ रहा है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, और उसके लिए आपको जो है जुडिशियल रिव्यू लेना पड़ेगा। तभी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आएगा आंसर। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 14, 15, 16 या 19। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 19, क्योंकि ये आपके क्या है, राइट टू फ्रीडम आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आता है ये, और राइट टू फ्रीडम हमारे जो है 6 तरह के आते हैं। ठीक है, ये हमारे 6 तरह के आते हैं, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, ठीक है, एसोसिएशन, और उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉयमेंट होता है। ये सब जो है हमारा किस में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में आता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम है 6 तरह की हमें फ्रीडम्स देता है, तभी इसका आर्टिकल नंबर 19 आएगा, क्योंकि ये फिर 6 डिफरेंट कैटेगरीज के साथ एक साथ ही आर्टिकल क्या करता है, डील करता है। आर्टिकल नंबर 14 अगर आपसे पूछा जाए, ये तो आपको पता है, इसको क्या कहा जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, और लास्ट आपका आता है आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका जो है आर्टिकल नंबर 19 आंसर आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपका आता है 7th क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एसेट्रा इसे फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। बताइए क्या वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है? नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आर्टिकल्स आते हैं और ये पूरी तरह से आपके रिलीजन के साथ डील करते हैं। अब बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी है, और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा आर्टिकल था, अभी हमने पीछे इसके बारे में किया, ये कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए आपका 8th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पूरी तरह से हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के साथ डील करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, और ये आर्टिकल्स कौन कौन से कवर करता है, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, आर्टिकल नंबर 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन देखिए ना, बस ये आपने याद रखना है, इसमें आर्टिकल ही 2 आते हैं, 23 और 24 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 24 था, यहाँ आर्टिकल नंबर 24 था, तभी इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। और 25 जो है ये किसके लिए आता है, राइट टू रिलीजन के लिए। ठीक है, राइट टू रिलीजन के लिए आता है। तो आपका 17 जो है ये हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है, या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 मैंने आपको बता दिया था, ये किसके साथ डील करता है, हमारा राइट टू फ्रीडम के साथ। तो चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अभी बताया आपको, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है,
हमारे देश में किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होगी है किस आर्टिकल की वजह से? आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो चलिए 20th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है कौन सा आर्टिकल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बयान करता है? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा वो आर्टिकल आता है पूरा का पूरा, वो आएगा आर्टिकल नंबर 19(1) और ए। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ क्या करता है? डील करता है। और अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 20 क्या है, ये हमारा आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, या प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 आता है आपका, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और लास्ट जो आपका आर्टिकल नंबर 22 आता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? अभी हमने किया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 21 जो है हमारा पूरी तरह से हमें आज़ादी देता है हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए। ठीक है, वो आर्टिकल्स जो हमारे आर्टिकल नंबर 19 में नहीं कवर होते हैं, तो वो सब हमारे जो है किस में आते हैं? वो प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 21 में। जैसे अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाए, ये आएगा आपका राइट टू लिवलीहुड। ठीक है, राइट टू लिवलीहुड। ये आता है एक राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर आपको पता होगा, एक बार आधार कार्ड के ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। ठीक है, राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर। फिर आता है आपका राइट टू हेल्थ। वैसे तो ये अराउंड 38 क्लॉजेस हैं, मेरे को अभी सारे याद भी नहीं है और मैं सारे यहाँ पे लिख भी नहीं सकता। तो कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो हैं, ये सारी की सारी किस में आएंगी? हमारी राइट टू आर्टिकल नंबर 21 में आएगी। राइट टू फ्री लीगल एड, ये कुछ चीज़ें जो है हमारी किस में आती है? आर्टिकल नंबर 21 में आती है। तो चलिए 12th क्वेश्चन आपका आता है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंट और परमानेंट, दिस स्टेटमेंट डिफाइंस। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड? नहीं। दे आर अबव लॉ? नहीं। ठीक है, दे कैन नॉट बी अमेंडेड? नहीं। अभी अमेंडमेंट होकर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है क्या हुआ था? आर्टिकल नंबर 21 लाया गया था, राइट टू एजुकेशन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम ओनली बाय अमेंडमेंट। तो ये चीज़ याद रखना। देखिए, हाँ, ये बात अलग है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकती जिसमें क्या हो, फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू नीचे हो जाए और वो लॉ जो है ऊपर चला जाए। पर एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही है जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकती है। पर एक चीज़ याद रखना, जब भी फंडामेंटल रिलेटेड कोई बिल अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लाता है, तो उसमें जो है क्या होगा, खाली अमेंडमेंट के रूप में ही लाया जाएगा। नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल लेजिस्लेशन से वो कोई फंडामेंटल रिलेटेड लॉ नहीं पास कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बताता है हमें। तो ठीक है, तो चलिए 13 क्वेश्चन के ऊपर, आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो राइट टू इक्वालिटी आता है? नहीं, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी? नहीं, ये हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? 31। और एक और चीज़ मैं बता दूं, राइट टू प्रॉपर्टी तो है ही नहीं ना हमारा, ये तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़? नहीं, ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। तो हमारा रिमेनिंग जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो अगर आपसे आर्टिकल नंबर 25 की पूरी डेफिनेशन पूछी जाए तो वो आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। चलिए, ये हमारा आ गया आर्टिकल नंबर 25।
तो चलिए 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले आता है आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। या ऑप्शन नंबर 29 आता है आपका, फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। यहां पर आर्टिकल नंबर 29 नहीं आएगा, यहां पर आएगा आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 30 आएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 जो है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो आंसर आएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 29 है हमारा, 29 हमारा आर्टिकल जो है किसके साथ डील करता है, मैं यहां पर लिख दूं, आर्टिकल नंबर जो 29 है ये हमारा किसके साथ डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 था, और यहां पर अगर आर्टिकल नंबर 29 नहीं था तो यहां पर आर्टिकल नंबर 30 आना था इसकी जगह, तभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 15th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अगेन करेक्टली मैच्ड। फिर से आपका जो है उसी के ऊपर आता है, कौन सा इनमें से पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है ये बिल्कुल ठीक है आपका, तो ये नहीं आएगा। राइट टू फ्रीडम, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, बिल्कुल सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा क्या है, हार्ट एंड साउल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरी तरह से ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 ही आता है। और लास्ट आता है आपका, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहां पर फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर आर्टिकल नंबर 31 नहीं आना था, यहां पर आना था आपका आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, कौन सा आना था, आर्टिकल नंबर 30 आना था। और ये जो यहां पर आर्टिकल नंबर 31 था, ये तो आपको पता है ये क्या था, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये क्या था, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 16th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन से ऐसे राइट्स जो हैं जो आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एनफोर्स किए जा सकते हैं। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, या वो फंडामेंटल राइट्स हैं, या वो स्टैचुएरी राइट्स हैं, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका एक चीज़ याद रखना हमेशा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये हमारा जो है आर्टिकल नंबर 32 आता है, और ये क्या है, इट इज़ ए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट इज़ ए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे रिट्स जो हैं क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 आता है, और हमेशा हमारे जब भी कोई फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज या आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 तरह के रिट्स को क्या करता है, लोगों के ऊपर एनफोर्स करता है या गवर्नमेंट के ऊपर एनफोर्स करता है। तो चलिए आपका 17th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और उसके साथ साथ गार्डियन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए 17th क्वेश्चन हो गया आपका। 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा वो आर्टिकल था, ठीक है, कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसको बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब आपका 30th क्वेश्चन आता है, 19th क्वेश्चन आता है, आर्टिकल हैज द सेम पावर एज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसकी सेम पावर है आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे, क्या वो आर्टिकल नंबर 51 है। अगर आपको ये पता होगा, आर्टिकल नंबर 51 जो है ये क्या है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, और ये हमारा क्या आता है, इसको कहा जाता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये तो आएगा नहीं।
ठीक है, अब बताइए बाकी चीज़ें इनमें से क्या आएगा। आर्टिकल नंबर 300A अगर आपको याद होगा, ये क्या था, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी ही है। और हमारा आर्टिकल नंबर 370 जो है, ये तो अब रहा ही नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 226। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 226 है क्या है। आर्टिकल नंबर 226 इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, इट इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। ठीक है, टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना आपने, जो आर्टिकल नंबर 226 है ना, या अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 226 या हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 20th क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश्ड। बताइए ये कब हमारे देश से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कब एबॉलिश हुआ था। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर क्या था अभी, आर्टिकल नंबर 31 था। ठीक है, ये कब एबॉलिश किया गया राइट टू प्रॉपर्टी में से। और एक और चीज, ये हमारा जो है 19(1)(f) में भी जो है आता था, दो जगह हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 21st क्वेश्चन के ऊपर। Which article of the Indian Constitution states that the state is not prevented from making any special provisions for the women and the children? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आपको ये तो पता है आर्टिकल नंबर 15 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल नंबर 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्या करता है, इक्वालिटी देता है, अपॉर्चुनिटी, ये सॉरी वो देता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पर एक चीज याद रखना, हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 है, ये आर्टिकल नंबर 15(1) से लेकर आर्टिकल नंबर 16 तक, 15(6) तक जो है क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, अब ये जो सब है ना, ये क्या है, इसकी एक्सेप्शंस है। ये क्या है, इसकी एक्सेप्शंस है हमारी आर्टिकल नंबर 15 की। तो आर्टिकल नंबर मैं 15 अगर आपको बता दूं, वैसे इसका जो मैं आपको सबसे पहले आंसर बताऊं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 15(3). ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 15(1) है, आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। द स्टेट, ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट मिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ। जो हमने पूरी डेफिनेशन की है ना, वो हमारा कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 15(1) आता है। ठीक है, और अगर आर्टिकल नंबर 15(2) की बात की जाए, इसमें आता है नो सिटीजन, ठीक है, नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी। एक जगह आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 1 जो है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, और दूसरा आर्टिकल नंबर 52 कह रहा है कोई भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और आर्टिकल नंबर 15(3) तो ये आ गया, इसमें बोला गया है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इसको हम कभी भी नहीं रोकेंगे कोई किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन बनाइए बच्चों या औरतों के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15(4) जो है, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये आता है हमारा रिजर्वेशन। ठीक है, ये हमारा किसके साथ डील करता है, रिजर्वेशन के साथ डील करता है ये। तो चलिए आपका 22nd क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। बताइए कौन सा आर्टिकल है जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ डील करता है। ठीक है, बताइए आर्टिकल नंबर 16, 15, 14 या 13। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में आपने याद रखना है, ये हमने कहां से लिया हुआ है, ये हमने लिए हुआ है ब्रिटेन से। और अगर इसके साथ एक और चीज आती है, वो आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये हमने कहां से लिया हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये हमने लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऐसा
आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉन सिटीजन्स के पास भी है? इसका जो है क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, नहीं नॉन सिटीजन की अगर बात चली है तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए कब हमारा राइट टू एजुकेशन कौन सी डेट को ऐड हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको पता होगा ये हमारा आर्टिकल नंबर 21A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कौन सी अमेंडमेंट से आया था? ये आया था हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये पार्लियामेंट ने कब पास किया था? ये पार्लियामेंट ने पास किया था या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया था इसको? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को किया था, पर हमसे ये पूछा गया कौन सी डेट को ये पास हुआ था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए 25th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल जो है वो कभी भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं? और अगर आपको पता होगा वो आते हैं आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 20 एंड 21, तो बताइए। ये तो नहीं आएगा, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारा क्या आर्टिकल नंबर 19 है और ये उसी समय सस्पेंड हो जाता है। राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन और बिजनेस, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी हमारा कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 है। क्लॉजेस आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो बताइए इसमें से और कौन सा आर्टिकल बचा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी हमारा क्या है? आर्टिकल नंबर 19 है। तो यहाँ पर एक और ही आर्टिकल बचा, वो आता है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 25 के बारे में बताया था कि जो किरपान्स हैं, जो सिख कम्युनिटी अपने पास रखती है, ये हमें या हमारे सिख भाइयों को कौन से आर्टिकल की वजह से परमिशन मिलता है? आर्टिकल नंबर 25 की वजह से। ठीक है, और उसी साथ हमने बताया था कि हिंदू जो है जब हमारे यहाँ पर कोई भी हिंदू टर्म यूज़ होगा तो वहाँ पे कौन कौन सा रिलीजन कवर होगा? ठीक है, तो वो थे बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, पारसीस, क्योंकि इन्होंने पूछा था जिसमें हिंदू वर्ड में कौन सा रिलीजन नहीं आता और वो कौन सा है? पारसी रिलीजन। तो चलिए 27th क्वेश्चन के ऊपर, Which article of the Constitution of India provides protection to the accused regarding conviction from double bar और सेल्फ इंक्रीमेशन? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 19 तो कभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम है। और आर्टिकल नंबर 21 भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हमने आर्टिकल नंबर 22 या 20 में से बताना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, सेल्फ इंक्रीमेशन। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब होता है आप अपने ही केस के खुद गवाह नहीं बन सकते हैं, और डबल बार का मतलब हो गया एक गुनाह की सजा आपको 2 बार नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा था? हमारा आर्टिकल नंबर 20 था। और आर्टिकल नंबर 22 जो है, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए इसकी क्या डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए 28th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? अभी हमने किया था, आर्टिकल नंबर 19 तो नहीं आएगा, 20 और 21 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और फी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन? अच्छा क्वेश्चन है ना ये, बताइए। तो बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें परमिशन देता है कि कोई भी पर्सन जो है रिलीजियस टेक्स्ट का किसी तरह का वो उसमें नहीं आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 19, 21A, 27 या 32? देखिए, अगर आपको नहीं याद है कौन सा आर्टिकल आता है, 19 तो आपको याद है ना, ये तो हमारा राइट टू फ्रीडम है। 21A हमारा राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल नंबर 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, और 25 से लेकर 28 आर्टिकल्स हमारे किसके साथ आते हैं? राइट टू रिलीजन के साथ आते हैं। ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का,
नहीं, लास्ट सेशन ही है, मुझे अभी याद आया। 35 क्वेश्चन की जो है ये स्ट्रेंथ थी। टू बी सर्टिफाइड इज द मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, टू बी सर्टिफाइड कौन सी रिट का मीनिंग आता है? हिबियस कॉर्पस। और ये सब आर्टिकल कौन से आते हैं हमारे? आर्टिकल नंबर 32। क्या वो हिबियस कॉर्पस आता है, क्यू वारंटो आता है, सैरिटोरी आता है, या मैंडेमस आता है? ठीक है, सैरिटोरी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब होता है। और हिबियस कॉर्पस जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, टू हैव द बॉडी। क्यू वारंटो का मतलब होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ऑन व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। द मीनिंग ऑफ द हीबियस कॉर्पस इज, अभी हमने किया ऑप्शन नंबर ए ऑन व्हाट अथॉरिटी और वारंट। 32nd क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट फाइंड इट सेम मीनिंग एज आर्टिकल नंबर 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 45 जो है वो आर्टिकल नंबर 21 ए की तरह है। देखिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ने क्या किया? राइट टू एजुकेशन लाया। क्या लाया? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और ये राइट टू एजुकेशन 3 जगह आता है। आर्टिकल नंबर 21 ए के रूप में कहां पर आता है? ये फंडामेंटल राइट के। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 के रूप में ये कहां पर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और जो हमारा क्लॉज नंबर 11 आता है किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, ये तीनों जगह जो है हमारा क्या आता है? राइट टू एजुकेशन आता है। तो राइट टू एजुकेशन ही एक ऐसा क्लॉज है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में आता है। तो चलिए 33rd क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन आर एक्सप्लेन्ड थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा आर्टिकल है वो? 4 तो नहीं आएगा क्योंकि वो यूनियन एंड टेरिटरीज में आता है। 11 भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट है। और पावर ऑफ पार्लियामेंट किसके लिए? ये हमारे देश में क्या करने के लिए? किसी भी तरह का नया सिटीजनशिप के ऊपर लॉ लाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, तो 34th क्वेश्चन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 26। ठीक है, तो चलिए आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सेशन का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 33। एक चीज़ याद रखना, हमें पता है कि जो आर्मी होती है या पुलिस पर्सोनल्स होते हैं ये किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आर्टिकल नंबर 33 की वजह से। और जो आर्टिकल नंबर 34 है ये हमारा क्या आता है? मार्शल लॉ आता है। ठीक है, तो चलिए आपके 35 होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म। तो आपने तो वीडियो के एंड पे एक तो चीज़ है, आपने क्या बताना है? मेरे को स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, अगर तो आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे तो कोई बात नहीं, स्कोर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अपने आप को चैलेंज कर रहे थे तो फिर आप मुझे स्कोर बता सकते हैं अपना। ठीक है, स्कोर बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है किसके लिए होगी? डायरेक्टिव पेनिnsula स्टेट पॉलिसी के लिए होगी। ठीक है, तो जैसा ही वीडियो ख़त्म होती है एक आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाइयों। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या क्रिटिसाइज कुछ करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप वेलकम्ड हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।